हैं हमारे साथ अनीस अहमद जुड़ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पीएफआई के। अनीस, आपके मुताबिक आपका पक्ष क्या है? आप लोग मुब्तिला हैं, गड़बड़ी फैला रहे थे, ये कोशिश थी क्या हाथरस में? गौतम जी, शुक्रिया आपको प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कोई नई बात नहीं है। आपने सीए एनआरसी के बारे में भी कहा, उस वक्त भी इसी योगी सरकार ने पॉपुलर फ्रंट के बारे में हमें मास्टरमाइंड कहा था। ये कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ही सारा एक साजिश करता है और पॉपुलर फ्रंट ने पूरा यूपी को जला दिया और हमने मास्टरमाइंड को पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिन लोगों को उन्होंने मास्टरमाइंड कहा वो सारे लोगों को यूपी में कोर्ट ने पूरी तरीके से बरी कर दिया। यानी पॉपुलर फ्रंट के जो एडॉक कमेटी लीडर्स थे, जिनको अरेस्ट किया गया था मास्टरमाइंड के, उनको सबको रिलीज कर दिया गया। यानी उस वक्त भी ऐसा ही एक सेंसेशनल न्यूज बनाया गया था, अभी भी एक सेंसेशनल न्यूज बनाया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा धुआं है, अनीस भाई एक सेकंड रुकिए, आप कह रहे हैं कि ये जो पूरा धुआं है बगैर किसी आग के है? आग है। आग ये है कि यूपी योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। नहीं, मैंने आपसे जो सवाल पूछा कि क्या ये बगैर आग का धुआं है, नंबर एक। नंबर दो, जो पहले आरोप लगे, क्या वो जांच पूरी हो गई? क्या उसमें आपको क्लीन चिट मिल गई है जिस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि पहले जो सनसनीखेज करने की कोशिश की गई थी वो भी गलत है और ये भी गलत है? करेक्ट, सही बात कह रहा हूं, क्योंकि ये लोग जिन लोगों को मास्टरमाइंड कह रहे थे उनके खिलाफ कुछ भी एविडेंस नहीं पहुंचा सके। कोर्ट ने उन्हें बेल पर सबको रिहा कर दिया गया है। ये लोग जिस तरीके से मास्टरमाइंड कह रहे थे, मास्टरमाइंड अब तक तो जेल में होने चाहिए थे, क्यों बाहर घूम रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये जो यूपी पुलिस है, जो बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, ये सबूत है वो सबूत है, ये सारे सबूत जब कोर्ट के सामने आए फेल हो गए। यानी एक फैब्रिकेटेड केस था और ये भी फैब्रिकेटेड केस ही होगा। मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूं, हमेशा एक सेंसेशनल न्यूज बनाया जाता है, न्यूज आने के वक्त मीडिया अटेंशन होता है, लेकिन जब उसके बाद उसका फॉलो अप होता है कोई मीडिया अटेंशन नहीं होता। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस का भी थोड़ा फॉलो अप कीजिए। इसके बाद नहीं, केस का फॉलो अप होगा अनीस, लेकिन एक बात ये बताइए कि क्या ये आरोप कि सिमी जो प्रतिबंधित संगठन है उसके जो सदस्य रहे हैं वो आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, गड़बड़ियां फैलाने के कई जगहों पर आपके खिलाफ, इस संगठन के खिलाफ सबूत मिले हैं। इसने कई जगहों पर यह कहते हुए कि हम दबे कुचले और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी हम आवाज हैं, इस बहाने, इस फैसाड के पीछे इन्होंने कुछ और काम किए हैं जो देश विरोधी हैं। वो जांचें जो अभी चल रही हैं मुकम्मल नहीं हुई हैं। बेल पर लोग बेशक बाहर आए हुए होंगे, लेकिन क्या इतने भर से इस संगठन को क्लीन चिट मिल जाती है? देखिए, अगर एक कोई भी संगठन, पॉपुलर फ्रंट नहीं, कोई भी संगठन देश विरोधी काम करता है, क्या आपको लगता है कि देश की सरकार उसे खुलेआम घूमने देगी? 2017 में बहुत बड़ा एक इशू बनाया गया है कि पॉपुलर फ्रंट को बैन करने वाले हैं। तो एनआईए का डोसियर आया है। आप सरकार से पूछे क्या हुआ डोसियर? उस वक्त भी मीडिया ने कहा था पूरा सबूत मिल गया। अभी क्यों जा रहे थे ये चार लोग क्यों जा रहे थे? हाथरस जाने के पीछे मकसद क्या था इनका? देखिए, ये जो संगठन है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है जो पब्लिक में है। जो कैंपस के लोग थे वो लोग वहां पर एक डेलीगेशन मीट करने के लिए जा रहे थे, और जिस जर्नलिस्ट के बारे में आप कह रहे हैं कि वो अपने आप को जर्नलिस्ट बुला रहा है, केरला का जो दिल्ली में जो है वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है, एक जर्नलिस्ट की बॉडी है जो आप जानते होंगे, उस जर्नलिस्ट की बॉडी ने खुद प्रेस स्टेटमेंट दिया है कि ये हमारा सेक्रेटरी है। उस जर्नलिस्ट बॉडी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में हिबस कॉर्पस डाला है। जब जर्नलिस्ट की एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि ये हमारा आदमी है, फिर अभी आप लोग डाउट करते हैं कि वो फेक जर्नलिस्ट है, तो और क्या आप अपनी जर्नलिस्टों की बात नहीं मानेंगे और किसकी बात मानेंगे? नहीं, लेकिन अनीस एक बात बताइए, जर्नलिस्ट हो जाने से कोई दूध का धुला थोड़ी हो जाता है। जर्नलिस्ट हो जाने के बावजूद क्या कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता? क्या यह मुमकिन नहीं है कि जर्नलिस्ट के छद्म आवरण में वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जो देश विरोधी हो? क्या यह मुमकिन नहीं है कि वाकई एक आदमी ने खुद को सामने सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए जर्नलिस्ट बनाया हो, लेकिन उसकी आड़ में वो ऐसे काम कर रहा हो जो सेडिशन के तहत आता हो? क्या यह मुमकिन नहीं है? देखिए, अगर हम एक बात अंदाजे पर कहें कि क्या क्या मुमकिन है, तो मुमकिन यह भी हो सकता है कि पूरा केस फेक है। क्या मुमकिन है उस पर मत जाइए आप, क्या है उस पर बात कीजिए। हर पूरे इंडिया के जर्नलिस्ट हाथरस जा रहे थे, एक जर्नलिस्ट जा नहीं रहा था, समझे? अगर मुमकिन है कहने लगेंगे तो हर एक जर्नलिस्ट पर आपको ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी पर आपको रूल अप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ पॉपुलर फ्रंट पर ही क्यों? बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी नहीं, तो मेरे को एक बात ये भी समझाइए ना कि फिर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से ही क्या दुश्मनी है? पीएफआई से ही क्या दुश्मनी है? ऐसे इतने सारे संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, पीएफआई ही बार बार सामने क्यों आ रहा है? और ये
ये जो 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात की जा रही है, 50 करोड़ रुपए मॉरिशस रूट से आए होने की बात की जा रही है, क्या ये निराधार है? अगर ये जांच में सही पाया गया तो? दो सवाल आपने पूछा है। पहला सवाल आपने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ही क्यों, तो इसलिए कहता हूं क्योंकि आरएसएस का, बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है, उस हिंदुत्व एजेंडे को अनकॉम्प्रोमाइजिंगली सामना करने वाले, उसको एक्सपोज करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन हम है। हम कभी भी इनके एलिगेशन से पीछे लगकर बैठे नहीं। सेकेंड चीज आपने जो कहा, जो 100 करोड़ का आया है, भाई 100 करोड़ का आया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से पूछिए, पॉपुलर फ्रंट के बैंक अकाउंट्स तो ईडी के पास है, पॉपुलर फ्रंट के बैंक अकाउंट्स तो इनकम टैक्स के पास है, पब्लिक कीजिए और बताइए कहां से 100 करोड़ आया है, क्यों छुपाने की जरूरत है? आपके चैनल में ओपन चैलेंज करता हूं गवर्नमेंट ऑफ यूपी को, अकाउंट जो है ओपन पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। पहली बात आपने ये कही कि ये जो एक हिंदुत्ववादी एजेंडा है उसका खुलकर विरोध करते हैं, ये भाषा तो आपकी वैसी लगने लगी जैसे पड़ोस के दुश्मन मुल्क से सुनाई देती है। अनीस साहब, आपने तो आप ये बताइए, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कह रहे हैं, क्या वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्र विरोधी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी 3 बार बैन हो चुके हैं वो लोग। अभी की बात कीजिए। बैन नहीं हुए, 3 बार बैन हो चुके हैं। आप कह रहे हैं, आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि पीएफआई एक राष्ट्रभक्त संगठन है जिसके ऊपर जबरदस्ती उंगलियां उठाई जाती हैं। बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये आपने बोला ना, ये आपने बोला, मैंने नहीं बोला। मैंने सिर्फ आपकी बातों को दोहराकर आपसे सवाल पूछा। अनीस, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि एक राष्ट्रभक्त संगठन को क्या हर बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, यहां हाथरस को भी आग में झोंकने की तैयारी थी। क्या ये बेवजह एक सच्चे, ईमानदार और देशभक्त संगठन को बदनाम करने के लिए किया जाता है? जी, क्योंकि आरएसएस जो है, बीजेपी जो है, वो पॉपुलर फ्रंट को अपने सामने एक बहुत बड़ा हर्डल समझता है और हमको इस रास्ते से हटाने के लिए वो किसी लेवल पर भी गिर जाएगा। देखिए योगी सरकार की क्या क्या कर रही है, रातों रातों को बॉडी को जला दिया, जब इस तरीके के काम भी वो लोग उतर रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट तो मामूली है जी, पॉपुलर फ्रंट तो मामूली एक संगठन है, हमें हटाने के लिए वो किसी लेवल पर भी उतर जाएंगे। पॉपुलर फ्रंट एक मामूली संगठन है, हमें हटाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। अनीस अहमद का दावा, उनका कहना यह है कि अगर ऐसा वाकई हुआ है, विदेश से फंडिंग हुई है गड़बड़ी फैलाने के लिए, तो यहां पर ईडी जैसी जांच एजेंसियां हैं, आईटी जैसी जांच एजेंसियां हैं, वो देखें कि क्या ऐसा हुआ है और अगर ऐसा है तो सजा दिया जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जनरल सेक्रेटरी पीएफआई अनीस हमसे बातचीत कर रहे थे।